दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल शैडोलैंड पर। भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। राम काका अपने घर से दूर घोठे पर मड़ई में लेटे हुए थे। राम काका का गांव एक तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी तालाब के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था, आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में राम काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी, और भैंस डरी सहमी हुई राम काका की चारपाई से चिपक कर खड़ी हो गई थी। राम काका अचानक हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। राम काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर राम काका से और सटकर खड़ी हो गई। राम काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और घर के दरवाजे पर रखे मच्छर मारने वाली कॉइल पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। राम काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक राम काका की नज़र उनकी चारपाई पर पड़ी। उनको चारपाई पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। राम काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा कचरा रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। अब उस कचरा के प्रकाश में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब राम काका उस प्रकाश में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। राम काका बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बोले और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और ना ही बाहर। अचानक खाट पर बैठी महिला हंसने करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। राम काका पर अब स्थिर हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। राम काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने घर के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? और इतना कहते ही राम काका भी हंसने लगे। पर सच्चाई यह थी कि राम काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। राम काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है ना? बताती हूँ मैं तुझे। राम काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही राम काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस घर में। यह मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया, यहाँ तक कि पिताजी ने भी। अब पता नहीं क्यों राम काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं। राम काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, तो यह बेला बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में आया। नहीं, बेला बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए। अब राम काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बेला बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी।
चारा काटने से लेकर गोबर गोथार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी घर पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। बेला बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बेला बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बेला बहन उल्टे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चे देखकर डर गए थे और जब तक बड़े लोग आकर बेला बहन को उठाते तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। राम काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल बेला बहन की तरह। अब राम काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बेला बहन ही है। रामा काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर चारपाई के पास गए और बेला बहन को पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें राम काका के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घर में झांक कर देखा तो राम काका एक महिला को पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बेला ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस घर पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बेला जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी राम काका बेला बहन के साथ घर से बाहर निकले। बेला गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। राम काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे बेला के पास जाए। बेला अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस घर पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति पेड़ पर खेले तो उसे डराकर भगा देती हूँ। इतना कहने के बाद बेला रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बेला ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। आइए आपको बेला के अतीत में ले चलता हूँ। बेला के पिताजी का गांव से बाहर एक तालाब के किनारे था। बेला बचपन में अपना अधिक समय इसी तालाब के किनारे पर गुजारती थी। बेला अभी 10-12 साल की थी, तभी से अपने घर का सारा काम संभाल ली थी। अपने माँ के कामों में हाथ बटाने के साथ ही साथ खेती बाड़ी का काम और गोबर गोठार। जाड़े के दिनों में जब सूर्यदेव घने कोहरे को चीरकर कंपकपाते हुए अपना दर्शन देते थे तो बेला कालीन निकालकर घर के बाहर बिछा देती थी और उसी पर बैठकर धूप लेती थी और उसकी माँ उसके बालों में कंघी करती थी। इस कालीन पर बैठकर वह अपने माँ से स्वेटर बुनना भी सीखती थी। लोगों की सुने तो बेला बहुत ही गुणी होने के साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी थी। कहा जाता है कि एक भेड़ियार जो लगभग 20-22 साल का जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी घर की ओर से निकलता था। वह किस गांव का था इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपनी भेड़ों को लेकर इस घर की ओर आता था तो 1-2 घंटे इसी घर पर आराम करता था। बार बार इस घर पर आने के कारण बेला के पिताजी से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया था और वह बेला के पिताजी को काका कहकर पुकारता था। बेला के पिताजी उससे 2-3 कंबल भी खरीदे थे। सुनने में आता है कि वह बेला के पिताजी से इन कंबलों का पैसा नहीं लिया था और कहा था कि काका इधर बराबर आता ही हूँ और आपके घर पर पानी पीता हूँ, कभी कभी आपके वहाँ खाने को भी मिल जाता है, इसलिए आपसे इन कंबलों का पैसा नहीं लूँगा, पर हाँ, अगर आप अब आगे कोई कंबल खरीदेंगे तो ज़रूर पैसा लूँगा। आपको लग रहा होगा कि इस भूतही कहानी से इस भेड़िहार का क्या संबंध, और साथ ही ये कहानी तो किसी और दिशा में बढ़ रही है, पर ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन उस भेड़िहार ने बेला के पिताजी से कहा कि काका, हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही बेला के पिताजी दौड़कर घर में से लाठी निकाल लाए और गुस्से में उस भेड़िहार को 2-3 जमा दिए और उसे वहां से भागने के लिए कहे, और साथ ही यह भी कहे कि फिर कभी ईश घर पर अपनी सूरत मत दिखाना। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे।
पर एक दिन अचानक वह भेड़िहार फिर से उस घर पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपनी भेड़ों को बेला की घर से दूर ही रखा और घर के दूसरे किनारे पर एक छोटी झोपड़ी डालकर रहने लगा। बेला के पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भेड़िहार प्रतिदिन सुबह में अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता, पर शाम को उसी झोपड़ी पर वापस आकर रात बिताता। एक दिन मौका देखकर उसने फिर से बेला के पिताजी को कहा कि वह बेला का विवाह उससे कर दें, पर बेला के पिताजी इस बार भी तैयार नहीं हुए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए। पर वह भेड़िहार डरा नहीं और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी। कहा जाता है कि उसी दिन रात को वह भेड़िहार फिर से अपनी भेड़ों के साथ उस तालाब पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोला। उसने यहां तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है, पर बेला के पिताजी ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी और सोचे कि सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने इसे मारकर यहां से भगा दूंगा। सुबह हुई, उस भेड़िहार की भेड़ें उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगीं, पर भेड़िहार का कुछ भी अता पता नहीं था। सूर्यदेव के सिर पर आ जाने के बाद भी वह भेड़िहार अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। इधर बेला के पिताजी गांव में जाकर 8-10 लोगों को पंचायत करने के लिए इकट्ठा करके उस तालाब पर ले आए। जब एक आदमी ने उस भेड़िहार के झोपड़ी में जाकर उसको हाँक लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह आदमी उस सोए भेड़िहार के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर यह क्या, उस भेड़िहार के प्राण पखेरु तो उड़ गए थे। ये बात गांव जवार में आग की तरह फैल गई कि उस भेड़िहार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। खैर, ये बात आई गई हो गई। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बेला गांव के ही कुछ बकरी गाय आदि के चरवाहों के साथ खेल रही थी तो वही डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी और उसकी भी सांसें बंद हो गईं। गांव के लोगों को यह मात्र एक दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ पर से गिरकर बेला की मौत हो गई। उसको उसी तालाब पर एक कोने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके घर वालों को लगा था कि बेला अभी 11-12 साल की बच्ची ही तो है। पर आज जब बेला ने बताया कि उसे खेलते समय किसी ने धक्का दिया था और वह धक्का देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वही भेड़िहार था। बेला ने सुबकते हुए आगे कहा कि जब से वह भेड़िहार मरा उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रही है, पर उसने यह बात किसी से नहीं बताई। वहीं कहीं भी जाती थी तो उसे आभास होता था कि कहीं कोई तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूं। बेला ने बताया कि एक दिन वह घर में अकेले थी। उस दिन उसके माता पिता गन्ना छिलने गन्ने के खेत में गए थे और बेला घर में खाना बना रही थी। तभी वह भेड़िहार प्रकट हुआ और बेला कुछ समझे इसके पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। बेला की तो चिख निकल गई, पर उस भेड़िहार ने उसे न डरने के लिए कहा और कहा कि वह उससे शादी कर ले, पर बेला ने मना कर दिया। इसके बाद वह भेड़िहार गायब हो गया और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उसने बेला को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। बेला आगे रो रो कर कहने लगी, उस भेड़िहार ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। मैं उसकी गुलाम हूं। वह जो बोलता है वह मुझे करना पड़ता है और कभी कभी वह कोई गलती करने पर हमें मारता भी है। उसने आगे कहा कि इस भूता ही दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही चलती है। यहां भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उसने कहा कि कभी कभी उस भेड़िहार के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं। हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहां तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है। हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। उसने कहा कि हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ अच्छे भूत भी हैं। वे किसी का नुकसान नहीं करते, बस अपने ही धुन में रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेत में भी हर जातियों के भूत हैं। कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और हम लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बेला और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहां खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस घर पर रहते हुए
भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूँ। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी और उस भेड़िहार का अत्याचार सहती रहूंगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आगे आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे और उसे इस भूत ही दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद बेला अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाए और दूसरे दिन सुबह कुछ पूजा पाठ किए। कहा जाता है कि अब बेला को मुक्ति मिल गई है। कैसी लगी आपको ये भूत ही कहानी? दोस्तों, ये कहानी हमें गांव के उसी पंडित जी के बेटे ने लिखकर भेजी है जिसने बेला की मदद की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका दिल से धन्यवाद।